नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज के शाम 7 बजे के प्रोग्राम में। कई लोगों ने टीसीएच पर कमेंट करके पूछा है कि द क्रेडिबल न्यूज आपका ही चैनल है। जी, ये हमारा ही चैनल है। यहां पर हम खबरों पे खास तौर पे बात करते हैं। दिन भर कई शो आते रहते हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ भी जुड़ जाइए। 7 बजे का ये शो रेगुलर शो है। मंडे से सैटरडे तक हम लगातार 7 बजे दिन भर की खबरों पर बात करते हैं। तो टीवी चैनलों पर अचानक रामदेव फिर से दिखाई देने लगे हैं। अब उनको आप बाबा रामदेव समझते हैं कि लाला रामदेव, ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर से दिखने लगे हैं सरकार को डिफेंड करने के लिए। जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है और भदोही से लेकर सूरत तक, दक्षिण भारत से लेकर उड़ीसा तक हाहाकार मचा हुआ है। लगातार लोगों की छटनी हो रही है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो परेशान हैं, धंधा कैसे चलेगा, माल पड़ा हुआ है, कोई खरीदने वाला नहीं है। और सरकार किसी तरह का कोई पैकेज देती हुई, किसी तरह का कोई रास्ता निकालती हुई दिख नहीं रही है। तो जरूरी है कि रामदेव आए और सरकार के लिए बैटिंग करें। याद दिला दूं, ये वही रामदेव हैं जो नवंबर के महीने में जब ट्रंप राष्ट्रपति बना तो उसको सनातनी राष्ट्रपति कह रहे थे कि राष्ट्रवाद का उभार है। और भी कई संत महात्मा लोग हैं जो ट्रंप के लिए पूजा पाठ कर रहे थे और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर खुशी मना रहे थे। हमारे जैसे लोग तो तब भी कह रहे थे कि एक पागल का अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठना सारी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है। चाहे वो हिंदुस्तान हो या रशिया हो या यूक्रेन हो या गजा हो, कहीं भी ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आम लोगों को कोई फायदा हो, किसी तरह का कोई पीस, किसी तरह की कोई अमन की बात हो। उसने सिर्फ और सिर्फ जंग की बात की है और लूट की बात की है। लेकिन ये बाबा लोग तो खुशी मना रहे थे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ये लोग बिल्कुल पागल हो रहे थे। अब बाबा को क्या परेशानी हो गई है? अब क्यों आकर कह रहे हैं कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स का विरोध करना चाहिए? और किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? कोला के विरोध की बात कर रहे हैं कि थम्स अप, कोला, ये सब जो है इसका विरोध किया जाना चाहिए, इसका बहिष्कार कर देना चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है तो मैं कोल्ड ड्रिंक वैसे भी नहीं पीता हूं, तो मेरे लिए तो ये सब बहिष्कार पहले से चल रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जो हमारे राष्ट्रीय सेठ हैं वो नगर सेठ, पहले एक शहर के सेठ हुआ करते थे, लेकिन वो राष्ट्रीय सेठ हैं जिनके पास देश के एयरपोर्ट्स का 25% चला गया है, जिनके पोर्ट से, जो समुद्री पोर्ट है मुंद्रा का, देश भर में जितनी ड्रग्स आती हैं उसका 65% ड्रग्स सिर्फ उनके पोर्ट से आता है, जिनके हिसाब से इस देश की आर्थिक नीतियां बनती हैं, जिनके खिलाफ अमेरिका में मुकदमा चल रहा है। उन्होंने अभी एक जहाज खरीदी है। कार नहीं, जहाज की बात कर रहा हूं। कार तो मोदी जी के पास भी है और बड़ी शानदार शानदार विदेशी कारें हैं। उस पर तो बाबा कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। मोदी जी के चश्मे पर भी नहीं बोल सकते, जूते पर भी नहीं बोल सकते, और बाबा के हाथ में जो विदेशी फोन रहता है एप्पल का, उस पर भी कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन ये जरा आगे की बात हो गई। हमारे राष्ट्रीय सेठ जो अडानी हैं वो बोइंग से 737 मैक्स 8 बीबीजे सीरीज की लग्जूरियस बिजनेस जेट खरीदते हैं। लग्जूरियस 1000 करोड़ इसकी कीमत है। और उसके बाद इसको होटल जैसा अंदर से लुक देने के लिए स्विट्जरलैंड से इसमें 35-40 करोड़ रुपए खर्च करके फिटिंग्स लगवाते हैं, उसको डेकोरेट करवाते हैं। तो 1000 करोड़ अमेरिका से खरीदा, 55 करोड़ स्विट्जरलैंड से खरीदा, और 20 रुपए की कोला की बॉटल भारत की जनता बहिष्कार करे, उससे बात हो जाएगी। जितना 1000 करोड़ दे आए हैं अमेरिका को, उतने में तो भारत कई दिन कोल्ड ड्रिंक पीता रहेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बाबा क्या अडानी जी से बोलेंगे? अडानी जी अमेरिका से माल खरीदते रहे। अडानी जी गणेश चतुर्थी पर अमेरिका से खरीदे हुए और स्विट्जरलैंड से सजवाए हुए जहाज को लेकर अहमदाबाद में उतरे और स्वागत हो, और आम जनता से कहा जाए बहिष्कार कर दो। भाई, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के तौर पे स्वदेशी स्वदेशी तो वो कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह दें कि अमेरिकी माल का बहिष्कार करना है। मैं वादा करता हूं मेरे आसपास जो भी संभव होगा मैं अमेरिकी माल का बहिष्कार शुरू कर दूंगा। लेकिन मोदी जी के परम मित्र अडानी जी अमेरिका से 1000 करोड़ का जहाज खरीदेंगे और आम जनता से कहा जाएगा कि 10-20 रुपए का इधर उधर करके लोगों को बेवकूफ बनाओ और कहो अमेरिकी माल का बहिष्कार कर रहे हैं। यह अगर फ्रॉड नहीं है तो क्या है? और अडानी जी अकेले थोड़े हैं। रिलायंस ग्रुप के जो मुकेश अंबानी हैं, जो विदेशी घड़ी बांट रहे थे अपने बेटे की शादी में, उन्होंने भी
अभी 24 अगस्त को टैरिफ लगने के बाद, मतलब टैरिफ की घोषणा के बाद अभी 24 अगस्त को इसी सीरीज का एक जहाज खरीदा है अमेरिका से, वो भी होगा 1000-1200 करोड़ का। तो अंबानी अडानी 1200 करोड़ का जहाज खरीदे अमेरिका से, और आम आदमी से कहा जाए कि अमेरिकी नींबू मत खरीदो और अमेरिकी सेब मत खरीदो और अमेरिकी कोला मत खरीदो। ये क्या बेवकूफी है? ये सब चीजें अब मार्केट में चलती नहीं हैं। ये सब बेवकूफियां जो हैं जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। रामदेव को जवाब इस बात का देना चाहिए कि भदोही में जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, सूरत में जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, नोएडा में जो कंपनी बंद हो गई है, साउथ इंडिया में जो कंपनियां बंद हो रही हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? वो कंपनियां अपने आप बंद नहीं हुई हैं। वो कंपनियां इसलिए बंद हुई हैं क्योंकि मोदी जी की विदेश नीति, जिसमें एक पांव अमेरिका में और एक पांव रशिया में रखने की कोशिश की गई थी, वो बुरी तरह से फेल हो गई है। और मोदी जी तो नहीं डूबे हैं, लेकिन देश जरूर डूबता हुआ नजर आ रहा है। और लोगों को फिर से बेवकूफ बनाने के लिए भगवा धारण करके बिजनेस करने वाले रामदेव एक बार फिर से इस तरह की बेकार की बकवास करते हुए आ गए हैं। पहले रामदेव बताएं कि क्या उनके पास जो कार है, जो फोन है, जो बाकी सारी चीजें हैं, उनमें से कुछ भी अमेरिका का नहीं? पहले खुद कुछ बलिदान करो, कम से कम नाखून कटवाओ, उसके बाद लोगों से गले कटवाने की बात करो। खुद तो गले तक डूबे रहोगे विदेशी पैसे में, और आम जनता से कोला और फलाना और ढिमकाना और चिप्स बहिष्कार करने की अपील करके सिर्फ टीवी चैनल पर बेवकूफ बनाओगे बाबा जी? कब तक चलेगा ये? इसके अलावा भी कई सारी नेशनल खबरें हैं, उनको लेकर आ रही हैं शालिनी। देखते रहिए पूरा वीडियो। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। बिहार में आतंकी अलर्ट के बाद वोटर अधिकार यात्रा में हुआ बड़ा बदलाव। मोतिहारी में बंद गाड़ी में लोगों से मिले राहुल गांधी। अमेरिका का एक और F-35 विमान हुआ क्रैश, वीडियो हुआ वायरल। पायलट ने पैराशूट के जरिए खुद को बचाया। केजरीवाल बोले, मोदी ने अमेरिकी कपास पर 11% टैक्स हटाया, ये किसानों के साथ धोखा। राष्ट्रपति राज्यपाल अपने फैसलों के लिए कोर्ट में जवाबदेह नहीं। केंद्र बोला, राज्य सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं दे सकते। ममता बनर्जी बोली, भाजपा का फैलाया भाषाई आतंक बर्दाश्त नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं, किसी को भी मताधिकार नहीं छीनने दूंगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 रद्द की। कोर्ट ने कहा, घर के भेदी लंका नहीं ढहा सकते। पेपर लीक में आरपीएससी के 5 मेंबर की भूमिका। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। ट्रंप के सलाहकार ने यूक्रेन को मोदी वॉर क्यों बताया? डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को मोदी वॉर कहा है। उन्होंने भारत पर इस जंग को बढ़ावा देने और दोहरा खेल खेलने का आरोप लगाया। नवारो ने कहा कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेचता है। इससे रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए पैसा मिलता है। उन्होंने भारत के रूस और चीन के साथ बढ़ते संबंधों को दुनिया के लिए खतरा बताया। नवारो ने कहा कि चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है और फिर भी भारत उनके साथ संबंध बढ़ा रहा है। उनका आरोप है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है और फिर यूक्रेन अमेरिका और यूरोप से मदद मांग रहा है। इस तरह अमेरिकी जनता के टैक्स का पैसा आखिरकार इस युद्ध में जा रहा है। नवारो ने भारत द्वारा अमेरिकी सामानों पर लगाए गए ऊंची टैरिफ की आलोचना की। कहा कि इससे अमेरिका में नौकरियां जा रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं और अमेरिकी लोगों को नुकसान हो रहा है। पत्रकार अभिसार शर्मा की एफआईआर रद्द क्यों नहीं हुई? 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिसार शर्मा को थोड़ी राहत दी। असम पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एक एफआईआर के मामले में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। ये मामला असम सरकार की कुछ नीतियों की आलोचना से जुड़ा है। अभिसार शर्मा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने असम सरकार के 3000 बीघा आदिवासी जमीन एक निजी कंपनी महाबल सीमेंट को देने के फैसले से जुड़ा हुआ था। इस वीडियो के बाद आलोक बरुआ नाम के एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ये वीडियो सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकती है और सरकार पर लोगों का भरोसा कम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि वो अभिसार शर्मा को गिरफ्तारी से सुरक्षा तो देंगे, लेकिन वो अपनी FIR रद्द करने की याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाल सकते। कोर्ट ने उन्हें ये मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में उठाने का निर्देश दिया और तब तक के लिए 4 हफ्तों की अंतरिम सुरक्षा दी। इसका मतलब कि इन 4 हफ्तों तक असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती।
अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने टैरिफ पर क्या चेतावनी दी? पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए हाई टैरिफ को बेहद परेशान करने वाला बताया है। उनके मुताबिक ये भारत के लिए एक वेकअप कॉल है, यानी चेतावनी वाली कॉल है, ताकि वो किसी एक व्यापारिक साझेदार पर बहुत ज्यादा निर्भर ना रहे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का नया टैरिफ लगाया है। इसमें रूस से तेल खरीदने के लिए 25% का अतिरिक्त जुर्माना भी शामिल है। रघुराम राजन ने कहा कि भारत को किसी एक देश जैसे अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें यूरोप, अफ्रीका और अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाना चाहिए। भारत को रूसी तेल खरीदने की नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने पूछा, इससे किसे फायदा हो रहा है? उन्होंने बताया कि रिफाइनरी तो मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन निर्यातकों को टैरिफ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनके अनुसार ये सिर्फ व्यापार का मामला नहीं, बल्कि भू राजनीतिक शक्ति का खेल है। अमेरिकी टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रघुराम राजन ने कहा कि इस टैरिफ से छोटे भारतीय निर्यातकों जैसे झींगा किसान और कपड़ा व्यापारियों को बहुत नुकसान होगा। वहीं अमेरिकी उपभोक्ताओं को 50% से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ट्रंप की इस नीति के 3 कारण बताए। व्यापार घाटे को दूसरे देशों द्वारा शोषण समझना, टैरिफ से आसानी से पैसा कमाना, विदेश नीति में सजा देने के लिए इसे हथियार बनाना। बहरहाल भारत सरकार कह रही है कि वो किसी दबाव में नहीं झुकेगी और अपने देश के हित में रूस से तेल खरीदना जारी रखेगी। कुल मिलाकर रघुराम राजन का कहना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनने और अपनी व्यापारिक नीतियों में विविधता लाने की जरूरत है, ताकि वो इस तरह के बाहरी दबावों का सामना कर सके। क्या चीन से एफडीआई और इंपोर्ट प्रतिबंध आसान करने पर विचार कर रहा भारत? भारत सरकार ने चीन से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई और आयात से जुड़ी अपनी नीतियों में बदलाव करने पर विचार किया है। ये संकेत एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने दिए हैं। ये विचार प्रेस नोट 3 से जुड़ा है, जिसे अप्रैल 2020 में लागू किया गया था। इस नियम के तहत भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों जैसे चीन से आने वाले किसी भी निवेश के लिए सरकार की पहले से मंजूरी लेना जरूरी है। ये कदम कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय कंपनियों को सस्ते में खरीदने से रोकने के लिए उठाया गया था। नीति आयोग ने हाल ही में सुझाव दिया है कि 24% तक के एफडीआई के लिए पूर्व मंजूरी की शर्त को हटाया जा सकता है, जिससे निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि प्रेस नोट 3 सिर्फ एक सावधानी थी, प्रतिबंध नहीं। उनका कहना है कि सरकार ने पहले भी कई चीनी कंपनियों को मंजूरी दी है और ये कदम भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। और अगर नीति बदलती है तो चीन से भारत में निवेश लाना आसान हो जाएगा, जिससे भारत में आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। क्या बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग हुई फाइनल? बिहार चुनाव से पहले एनडीए की सीट शेयरिंग की खबरें सामने आ रही हैं और माना जा रहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों को लेकर गठबंधन दलों के बीच अंतिम सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड 102, भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपीआर को 20 और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 10-10 सीटें मिली हैं। फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। संभावना जताई जा रही है कि एनडीए जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। हालांकि कौन सी पार्टी किन सीटों पर लड़ेगी, इस पर अभी मंथन चल रहा है। इस दौरान जेडीयू और बीजेपी में 1-2 सीटों का अंतर हो सकता है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।